फिजिक्स का ये क्लास 12th का 8th लेक्चर है और इस चैप्टर का जो कि अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, इसका ये पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक मैथ्स की बात करेंगे और साथ में करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या फिर एक कर्व्ड वायर हो, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर बन रहा है, इसके बारे में भी समझेंगे। अब देखो, ये जब दिखता है तब तो हमें सीधा सीधा दिखाई देता है, लेकिन इसी डायग्राम को अगर कोई घुमा दे, जैसे हमने अगर इस तरह से बना दिया और मैंने कहा कि भैया ये दिख रहा है मेरे को 90, तो ये तो दिख गया हाइपोटेनस है। अब बेस कौन सा है? अगर मैंने ये थीटा कंसीडर किया तो ये बेस हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। स्ट्रेट वायर की लाइन में ही कोई पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस सीरीज में, जिसका नाम है पेन किलर सीरीज। जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्या है ये सीरीज, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, बेटा इस सीरीज में हम लोग जो भी थोड़े टफ टॉपिक हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन टॉपिक्स को इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ये कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसी लेक्चर के जो हो सकता है कि आपको टफ लगते हो या जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं साथ में इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम इस जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे, बेसिक बातें, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे कि भाई अगर कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नीट 2025 में आ जाएं तो उनके साथ डील कैसे करना है। ये बैच फ्री बैच है, आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि फायदा आपको ये होगा कि जो क्लास के नोट्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी जो भी टॉपिक यहां पर पढ़ाए गए हैं। फिजिक्स का ये क्लास 12th का 8th लेक्चर है और इस चैप्टर का जो कि अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, इसका ये पहला लेक्चर है। तो इसी तरह से क्लास 11th के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले पॉइंट पर कि भाई क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या खास होने वाला है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक मैथ्स की बात करेंगे जो एक्चुअली हमारी एप्लीकेबल होगी, जो भी टॉपिक्स अभी करने वाले हैं। ये मैथ्स बहुत सीधी और सिंपल है, लेकिन हो सकता है कि आज तक आपने उसको उस तरह से ना देखा हो जिस तरह से मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। और कुछ चीजें कई बार ऐसी होती हैं कि हमारे दिमाग में एक पैटर्न, एक तरीका सेट हो जाना चाहिए, ताकि जब उस मैथ्स को हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़े तो दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो बातें, कुछ बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। बहुत थोड़ी बातें होंगी, लेकिन ऐसी बातें जो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो है काम आने वाली है। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में, और साथ में करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या फिर एक कर्व्ड वायर हो, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर बन रहा है, इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, अगर ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने इसको समझ लिया है अच्छी तरीके से तो आपके इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऑल्दो इसमें जो ज्योमेट्री का पार्ट हो गया और थोड़ी जो विजुअलाइजेशन वाली चीजें हैं वो थोड़ी हैं, लेकिन इसी वजह से ये टफ हो जाता है क्योंकि लोग अक्सर विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, या जहां थोड़ा 3D में चीजें जाती हैं तो फिर समझ में नहीं आता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, हम आज के इस लेक्चर में ये चीजें सीखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे, बहुत सिंपल, लेकिन किस तरह से उसको देखना करना है उसको समझते हैं। तो बहुत छोटा सा मैं लेता हूं, एक मान लीजिए मैंने जो है सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल को आप कैसे देखते हैं उसको भी थोड़ा देखना समझना है अपने को कि भैया ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यहां पर 90 बन रहा है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि इसमें से बेस कौन सा है, बेस कौन सा कंसीडर किया जाए। तो यहां पर एक बहुत कॉमन सी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि अगर ये ए बी सी है तो जनरली जो है आपको क्या लग रहा है, क्या ए बी बेस है?
अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहां एक गैप है, ठीक। आप बेस किसको एज्यूम कर सकते हो, बेस ये भी बन सकता था, बेस ये भी बन सकता था, ये डिपेंड करेगा कि किस थीटा के रिस्पेक्ट में चीजें देखी जा रही हैं। तो अगर आपने थीटा ये एज्यूम किया तो उसके हिसाब से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस की जो गणित है, हाइपोटेनस की गणित बिल्कुल सीधी सीधी है, कुछ नहीं करना। हाइपोटेनस के लिए क्या करना है, सीधा सीधा है कि जो भी 90 के सामने बन रहा है, 90 के सामने जो सबसे बड़ी साइड बन रही है वो तो हाइपोटेनस, और जिसके साथ 90 जिन दो साइड से बन रहा है उसमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ये जब दिखता है तब तो हमें सीधा सीधा दिखाई देता है, लेकिन इसी डायग्राम को अगर कोई घुमा दे, जैसे ही इस डायग्राम को घुमा दिया जाता है वहीं पर लोग जो है घूमना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने अगर इस तरह से बना दिया और मैंने कहा कि भैया ये दिख रहा है मेरे को 90, तो ये तो दिख गया हाइपोटेनस है। अब बेस कौन सा है, तो सर थीटा क्या आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैंने ये थीटा कंसीडर किया तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, सॉरी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा कंसीडर कर लेता तो ये बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर। तो एक तो सीधी सीधी बात बेटा ये हो गई कि अगर हम ट्रायंगल घुमा भी दें तो हमें उसमें घूमने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक चीज जो आपको डायरेक्टली यूज करना चाहिए क्वेश्चन में, वो भी हम बात कर लेते हैं। वो चीज ये है कि मोस्टली आप देखोगे फिजिक्स में आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस दिया होता है। हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, बेस या परपेंडिकुलर निकालना होता है, ठीक। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल है, सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लिया। मैंने कहा ये तो 90 है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस को मैंने एक्स मान लिया लेट्स सपोज, और ये एंगल थीटा मान लिया। तो अगर ये थीटा एंगल मान लिया तो मुझे समझ में आ रहा है देखकर कि ये बेस बन रहा है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर हाइपोटेनस है और अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, साइन थीटा या कॉस थीटा लगाओगे। लेकिन देखिए मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्ट लगाना आना चाहिए, आपका पैटर्न ऐसा दिमाग में सेट हो कि जैसे ही बेस निकालना हो, हाइपोटेनस दिया है तो आप डायरेक्ट लिखो कि भैया ये एक्स कॉस थीटा होगा। सर कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, वहीं से निकला है। लेकिन यार हम हर क्वेश्चन में ये चीज नहीं लगा सकते। ये पता है एक्स है, हम सीधे कह सकते हैं कि भैया ये एक्स साइन थीटा होगा। इसको सोचने के लिए दिमाग ना लगाना पड़े, ये वैसे ही है जैसे 2+2 हमें जोड़ना नहीं पड़ता है, 2+2 4 है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। ये चीज दिमाग में फिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स में मैथ्स में जब लगता है कोई हाइपोटेनस ही होता है और वहां पर हमको कहीं ना कहीं बेस और परपेंडिकुलर निकालना होता है। अब जैसे मान लो कोई ट्रायंगल घुमा दे फिरा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये मान लीजिए कर दिया, ठीक है। अब ये किसी ने कर दिया और ये 90 है, तो ये तो मुझे दिख रहा है हाइपोटेनस। मान लो हाइपोटेनस दिया हुआ है आपको कि भैया वो एक्स है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो आप ये देखो आप किसको थीटा कंसीडर कर रहे हो। आपने इसको थीटा कंसीडर किया तो ये बेस हो गया, बेस हो गया तो ये एक्स कॉस थीटा हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया तो एक्स साइन थीटा हो गया। आप अगर साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला भी लगाएंगे तो यही आएगा। अच्छा सर ये वाला कि ऐसे ही क्यों याद रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जब आप कहीं बीच में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो हाइपोटेनस आपके सामने होता है, आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अगर कहीं ऐसा है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में आपके पास ये थीटा है और बेस दिया हुआ है, ये थीटा लिया तो ये बेस हो गया। अब अगर बेस दिया है तो आपको मोस्टली हाइपोटेनस की नीड होती है, लेकिन ऐसे तरह की चीजें कम आती हैं। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक्स बाय कॉस थीटा, ये सीधे सीधे एक्स बाय कॉस थीटा हो जाएगा। अब जैसे यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसको घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और हमने कहा कि साहब ये 90 है, ठीक है, और ये हमने थीटा ले लिया और हमको परपेंडिकुलर दिया था, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर एक्स दिया है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक्स बाय साइन थीटा। अब ये चीजें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। ऑल्दो ये टाइप का केस कम आता है, मोस्टली जो आता है आपको हाइपोटेनस दिया होता है, बेस या परपेंडिकुलर निकालना होता है। तो परपेंडिकुलर के साथ में साइन डाल दो और बेस के साथ में कॉस वाला डाल दो, तुरंत निकल कर आ जाता है। ये दिमाग में आपको रखना है। साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ट्रायंगल है जो कि है 3 4 5 का ट्रायंगल। तो यहां पर हम कहेंगे कि 3 4 5 के ट्रायंगल में ये साइड तो 5 है, ये वाली साइड अगर 3 है, ये वाली साइड अगर 4 है, तो 3 4 5 के कॉम्बिनेशन का बन रहा हो या 30 40 50 बन रहा हो या इसी के किसी मल्टीप्लायर पे बन रहा हो, लाइक 6 8 और 10 बन रहा हो,
ठीक, तो इस तरह के जो भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हो, उसमें 3 के सामने याद रखेंगे कि जो एंगल बनता है वो 37, याद ऐसे रहेगा 3 के सामने 37, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 4 के सामने 53, और 90 के सामने तो सबसे बड़ा एंगल बनेगा ही। एक मैथ्स इसमें ये भी रहती है कि छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है, सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, जो कि 5 के सामने यहां 90 डिग्री बन रहा है, जो कि सबसे बड़ा एंगल है। ठीक, साथ ही साथ आपको sin 37 और cos 37 की वैल्यूज भी कहीं कहीं, sin 37 या sin 53, इनकी वैल्यूज भी आपको आ जाती है। तो ये 3/5 हो गई, ये 4/5 हो गई। सिमिलरली जो है आप cos 37 या sin 37 cos 53 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये तो एक ट्रायंगल की हमें थोड़ी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब एक बात और समझेंगे, क्योंकि यहां पर अभी हम लोग 3 डायमेंशन में भी चीजें थोड़ा जाएंगे, देखेंगे, तो वहां 3 एक्सिस का आइडिया होना जरूरी है। ठीक, जैसे अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, लेट सपोज, और ये आपकी वाई एक्सिस है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, 3D डायग्राम जा रहा है, और ये आपकी जेड एक्सिस होगी। अगर आपको ये लगता है ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि आपको तीनों एक्सिस के ओरिएंटेशंस का आइडिया नहीं है। ये जो हमने बनाया है गलत बनाया है। तो अच्छा, इसका मतलब 3 एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स, वाई और जेड, ये तो बात सही है, लेकिन उस परपेंडिकुलर में कुछ एक डायरेक्शन का सेंस भी होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई कह रहा है कि ये वाली एक्सिस आपकी एक्स एज्यूम कर ली, ये वाली एक्सिस वाई एज्यूम कर ली, ये 3D में बनाने की कोशिश की जा रही है, ये 90 डिग्री पर है, तो जेड एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी वो ऊपर की तरफ नहीं आएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। और इससे क्या है, सारा का सारा जो खेल है वो चेंज हो जाता है। तो ये सही है, ये गलत है। अगर जेड एक्सिस मैं ऊपर बना दूंगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या, कि साहब अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ आएगी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस केस में जेड एक्सिस जो है वो अंदर की तरफ आएगी और बाहर की तरफ जो एक्सिस होगी वो माइनस जेड एक्सिस होगी। तो यह समझना आपको जरूरी है कि 3 एक्सिस का आपस में खेल क्या है। जैसे हमने कहा कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और अब आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस कहां होगी, तो या तो एक्स एक्सिस बाहर की तरफ होगी या एक्स एक्सिस बोर्ड के अंदर की तरफ होगी। अब अगर ये आपको पता नहीं है, तो फिर जब आप 3D में व्यू चेंज करके चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस हम लोग कुछ करेंगे यहां पर, तो वहां पर आप फंसेंगे। सर कैसे पता चलता है? चीज बहुत आसान है। अगर आपको पता है तो फटक से ही समझ में आता है कि 2 एक्सिस कोई भी दे दी जाए तो तीसरी एक्सिस कहां होगी, इसका अंदाजा कैसे लगाएं। तो देखिए, एक तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट जैसा जो रूल होता है, कुछ कुछ उसी तरह से डिसाइड होता है। इसको डिसाइड करने का एक तरीका यह है कि हम अगर मान लीजिए एक सर्किल पे एक फ्लो बना लें कि एक्स, वाई और जेड, और एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब एक्स क्रॉस वाई जेड देगा, जेड क्रॉस एक्स वाई देगा, वाई क्रॉस जेड एक्स देगा, और कोई उल्टा जाएगा इस फ्लो के, लाइक एक्स क्रॉस जेड, तो वो माइनस वाई देगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो फंडा चलता है वही वही कुछ कुछ फंडा यहां पर भी है। राइट हैंड थंब रूल्स का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये इस्तेमाल काफी अच्छे से इस चैप्टर में होता है, और वहीं पर ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल में सबसे पहले तो राइट हैंड होना चाहिए, है ना। कई बार लोग लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे होते हैं कंफ्यूजन में, तो राइट हैंड का यूज करेंगे। और जैसे मेरे को एक्स वाई जेड में निकालना है कि एक्स और वाई दिया है तो जेड कहां होगा, तो सबसे पहले चलो मैं इस वाले केस में देखता हूं कि जेड कहां होगा। मैंने आपको बताया था जेड बाहर की तरफ होगा। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर आप एक्स से वाई की तरफ जाएंगे,
x से y की तरफ जाएंगे तो आपको z की डायरेक्शन मिलेगी। इससे कैसे? इन उंगलियों की दिशा को पहली वाली एक्सिस की तरफ कीजिए, तो हमने इन उंगलियों की दिशा को इस तरफ किया। अब इस तरफ उंगली करने का, ये वाली जो हथेली की उंगलियां हैं, इधर करने के कितने तरीके हैं? तो इनफाइनाइट तरीके हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है एक तरीका या दो तरीका या तीन तरीके हैं तो चार तरीके हैं, तो गलत लग रहा है। देखना जरा कैसे, इधर एक हो गया, ठीक है, ये सर दो हो गया, ये सर तीन हो गया, ये सर चार हो गया, चार ही तो हुए, इनफाइनाइट कहाँ हुए? देखना, इसी तरफ उंगलियां करनी है हमको, तो ये हो गया। अब धीरे 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 घुमाते जाओ, ये सारे ही तो हो रहे हैं। ये सारे ही तो मेथड हो सकते हैं जिसमें हर बार हथेली की उंगलियां एक्स दिशा में ही है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? तो इधर हथेली की उंगलियों को करने के इनफाइनाइट तरीके हैं, इस किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता था। तो कैसे करें? ऐसा रखें कि जब उंगलियां घूमे तो वो वाई एक्सिस की तरफ घूमे। जब उंगलियां घूमे तो वो वाई एक्सिस की तरफ घूमे। कैसे? साहब एक्स की तरफ कर लिया, अगर ऐसे किया तो मेरी ये हथेली की उंगलियां कर्ल होनी चाहिए वाई एक्सिस की तरफ। मतलब ये कर्ल किधर होनी है? इस तरफ होनी है। तो ऐसे करके तो होगी नहीं, ऐसे करेंगे तो नीचे कर्ल हो रही है। तो अगर मैं यूं रखूं एक्स, ठीक है, और वाई की तरफ, अब मेरी उंगलियां क्या हो गई? ये एक्स की तरफ, ये वाई है, तो वाई की तरफ मेरी उंगलियां घूम गई। तो अगर ये हुआ तो ये अंगूठा बताएगा मुझे डायरेक्शन किसकी? जेड एक्सिस की। ये अंगूठा बताएगा मुझे डायरेक्शन किसकी? जेड एक्सिस की। तो ये एक्स हुआ, वाई की तरफ उंगलियां कर्ल हुई, जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ गई। बाहर की तरफ की एक्सिस को मैं डॉट से दिखा देता हूं कि ये जेड एक्सिस आ गई। ठीक, इसी तरह से अब मैं देखूं यहां पर, तो एक्स से वाई की तरफ जाऊंगा तो जेड मिल जाएगा। तो देखना जरा, एक्स की तरफ उंगलियां की, ऐसे की कि वाई की तरफ उंगलियां कर्ल हो रही हूं। ऐसे कर दोगे तो वाई की तरफ कर्ल नहीं होंगी, ऐसे कर दोगे तो भी वाई की तरफ कर्ल नहीं होंगी, ठीक है। और हाथ को बिल्कुल ऐसे मोड़ नहीं देना है, कॉपी घुमा लेना, कभी कभी उससे भी सेट हो जाता है। तो एक्स की तरफ किया, वाई की तरफ कर्ल हो रही हूं राइट हैंड से, तो थंब बता रहा है जेड की डायरेक्शन। तो इस केस में जेड एक्सिस किस तरफ है? अंदर की तरफ है। तो क्रॉस लगा देते हैं, इससे पता चल रहा है जेड एक्सिस अंदर की तरफ है, माइनस जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। चलो भाई, इसका आप बताओ, वाई जेड तो दिया है, एक्स किधर होगा? तो देखना जरा, वाई से जेड जाओगे तो एक्स की डायरेक्शन आ जाएगी, वाई से जेड गए तो एक्स एक्सिस हमारी इस केस में बाहर की तरफ है। डॉट लगा के दिखा दिया कि भैया एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है। तो अभी यही जब 3D में दिखा रहे थे तो मैंने कहा एक्स एक्सिस ये हुई, वाई एक्सिस ये हुई, तो एक्स एक्सिस ये हुई, वाई एक्सिस ये हुई, तो मुझे पता चल गया कि जेड एक्सिस किस तरफ आ रही होगी? नीचे आ रही होगी। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड एक्सिस नीचे आ रही होगी। 3D में बनाया हुआ डायग्राम है, तो वहां से हमको बड़े प्यार से अंदाजा लग जाता है, या आप इस तरह से भी सोचकर बना सकते हैं। चलिए मैं एक आपको देता हूं, आप मुझे बताना कि क्या आपको ये निकालना आ पाया या नहीं आ पाया। मैंने इधर जेड कर दिया, दो एक्सिस तो हम किधर भी चूज कर सकते हैं, और इधर चलो एक्स कर दिया, ठीक है। तो अब या तो वाई एक्सिस बोर्ड के अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ आएगी, तो किधर आएगी वो देखना है। तो किधर आएगी वो देखना है, किधर आएगी वो देखना है। तो अगर मैं इसी फ्लो में चलूं तो जेड से एक्स जाऊंगा तो वाई एक्सिस मिलेगी, और एक्स से जेड जाऊंगा उल्टा चलूंगा तो माइनस वाई बनेगी। तो चलो मैं जेड से एक्स चलता हूं, तो जेड की तरफ उंगलियां करते हुए एक्स की तरफ कर लूंगा। देखो जरा, क्या आपका निकल के आया? क्या आपका निकल के आया? अंदर की तरफ आ रहा है मेरा कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। अगर आप एक्सिस का चॉइस निकालना सीख गए हैं तो मुझे कमेंट पे बताइएगा कि हाँ चीज सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक एक्सिस को कैसे देखना है ये चीज यहां पर देखी है। एक केस और ले लेता हूं, आप बताना, पहले सॉल्व कर लेना वीडियो पॉज करके। चलो मैंने कर दिया कि सर इधर एक्स है और इधर जेड है, ठीक है। अब वाई एक्सिस किधर होगी? आप निकाल लो, पॉज कर लो वीडियो और देखो कि आप निकाल पा रहे हो नहीं कि नहीं, निकाल पा रहे हो कि नहीं। जेड से एक्स जाओगे तो वाई मिलेगा, तो जेड से जेड की तरफ उंगलियां करते हुए एक्स की तरफ कर्ल किया तो अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, और आपकी कॉपी में अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो कॉपी के अंदर की तरफ जाता हुआ है, इसका मतलब वाई एक्सिस क्रॉस लगा देता हूं, वाई एक्सिस अंदर की तरफ होगी, वाई अंदर माइनस वाई बाहर। तो ये कुछ बेसिक गणित थी जिसको हमें इस टॉपिक में इंक्लूड करना होगा।
ठीक, चलिए कुछ जो बेसिक फार्मूलों पर जिन पर हम यहाँ बात करेंगे उनको भी समझ लेते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ ये कहता है कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ पर एक करंट जा रही है तो ये स्मॉल जो डीएल एलिमेंट है, जिसको एक स्मॉल पार्ट है तो एक वेक्टर के जैसा भी ट्रीट किया जा सकता है, और इस डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में ये डीएल वेक्टर है। और आर वेक्टर जो होगा वो एलिमेंट से, जो भी स्मॉल एलिमेंट लिया है वहां से पॉइंट की तरफ, तो ये पॉइंट कोई पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एलिमेंट से पॉइंट की तरफ आर वेक्टर होगा, और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का ये यहां पर एंगल बनेगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, अगर ये मेरा मान लीजिए स्मॉल डीएल वेक्टर आ गया और ये मेरा आर वेक्टर आ गया, तो इनके बीच का ही एंगल जो है ये मेरा कुछ आपका थीटा रहेगा। तो जो बायोट सेवर्ट लॉ से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बनेगा किसी पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। इसी को आगे सॉल्व करके हम लोग अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, ठीक है, आर साइन थीटा, जो थीटा यहां लिखा है, बाय आर क्यूब, तो आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल था बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरा डीबी का जो है वो मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाती है किसी भी वायर के कारण। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है 10⁻⁻⁷ न्यूमेरिकल में रख सकते हैं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और यहां से फिर हम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से आपको डायरेक्शन का अंदाजा लग जाता है। कैसे देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका भी वैसे ही है जैसे एक्स वाई जेड वाली एक्सिस देख रहे थे, तो डीएल क्रॉस आर राइट हैंड थंब रूल से ही देख सकते हैं। डीएल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, तो डीएल वेक्टर की तरफ उंगलियां होंगी और ऐसी रखेंगे कि आर वेक्टर की तरफ कर लूं, तो डीएल क्रॉस आर का रिजल्ट अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ आएगा और डीबी वैल्यू के साथ आएगा। तो यहां से हम जो है राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल क्रॉस प्रोडक्ट का देखना आना चाहिए, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे। ऑल्दो हम कुछ बातें यहां पर करेंगे जिससे भी अगर आप सीख गए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। जो यूज होने वाला है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, हमारा उसका एक फार्मूला यूज होगा, और इस फार्मूले को क्या लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। सर फार्मूला समझने का क्या मतलब है? समझने का मतलब होता है कि एक्चुअली जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कहाँ की दी गई हैं, कैसी दी गई हैं। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, जब तक इस बात को ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। मैं डायग्राम घुमा दूंगा, आपका पूरा का पूरा दिमाग घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से देखना चाहिए था उस फार्मूले की और उस वैल्यू को, उस तरह से हमने देखा नहीं। तो आज अपनी कोशिश रहेगी कि वही चीज आपको दिखाई जा सके। जैसे स्ट्रेट वायर अगर है तो इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना है इस पूरे स्ट्रेट वायर के कारण। तो हम किन किन वैल्यूज में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं कि इस पी पॉइंट से इस वायर पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर इस वायर के ऊपर आया है इस पी पॉइंट से उस लंबाई में जो कि आर है, और इस पी पॉइंट से इसके इस एंड और इस एंड पर जो एंगल बन रहे हैं θ1 और θ2 वो। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये सीधा रखा है, तिरछा रखा है या कैसा रखा है। कहने का मतलब अगर मैंने इस तरह से इसको देख लिया, मुझे ये दिखता है कि यहां पर ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ग्रीन से ही कर लेते हैं, यही वाला वायर है ग्रीन से, ठीक। तो अब एक मिनट, ये वायर है ग्रीन कलर से कर लिया, ठीक है। और इसमें जो है आई करंट जा रही है, और सवाल मेरा यह है कि मुझे पी पॉइंट पर देखना है। तो इस पी पॉइंट पर देखना है तो पहला मुद्दा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आर कहां है, θ1 कहां है, θ2 कहां है, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। वो अगर तुम सिर्फ फार्मूला रट के बैठे हुए हो तो उससे क्लियरिटी नहीं होगी। तो आर कहां है? आर वो लंबाई है, कौन सी लंबाई है? जो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाली गई है। तो हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ध्यान देना है जहां इससे 90 बन रहा हो, वो दूरी है। अगर मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूं, कहने का मतलब कि मेरे लिए यहां आर कौन सी दूरी होगी, तो आर मेरा ये नहीं है, आर मेरा ये,
आर मेरा ये नहीं है, आर मेरा ये नहीं है, आर मेरा ये नहीं है, आर मेरा ये नहीं है। आर मेरा कौन सी लंबाई है? आर मेरी अगर देखूं तो ये कोई लंबाई नहीं है। आर मेरी वो लंबाई है जिससे इस पॉइंट के ऊपर से इस लाइन के ऊपर क्या डाला गया हो, परपेंडिकुलर, मतलब यहां 90 डिग्री बन रहा हो। तो ये मेरा यहां आर है, ठीक। और अब दूसरा सवाल आया कि सर θ1 θ2 कहां है? तो इस पॉइंट से, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पॉइंट पकड़ के रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट से इसके स्टॉप पॉइंट को मिलाने वाला जो ये लाइन आया, ये इस आर वाली परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो हो गया एक तरीके से θ1। और जो दूसरी सिरे को इस पॉइंट से, पॉइंट पकड़ के रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा, जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल हो गया θ2। अब मेरे को कोई भी डायग्राम कैसा भी घुमा दे, हम उसको समझ सकते हैं कि पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर दूरी और पॉइंट से टॉप सिरे को मिलाने वाला एंगल θ1, पॉइंट से बॉटम सिरे को मिलाने वाला और जो परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल बन रहा है वो मेरा है θ2। ठीक, तो ये चीज हमको अच्छे से समझ लेनी है। दूसरा इसमें जो बात समझने की है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरी एक चीज जो समझने वाली है वो है कौन सी चीज? डायरेक्शन। कि साहब डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन वाली बात समझने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, आप जिससे भी आपको समझ में आए। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको उस तरह से विजुलाइज कर पाए। सिर्फ एक कोई आप फंडा पकड़ के बैठे हुए हैं, तो जहां पे मे भी कुछ क्वेश्चन घूमेगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहां पर फिर हमारा जो है वो विजुलाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे पता चलता है? ये भी राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। किसी भी वायर में, जैसे ये एक वायर है, इसमें करंट जा रही है, किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनता है, गोल गोल सर्कुलर रिंग बनती हैं अलग अलग रेडियस की। तो इसके इस प्लेन पर, इस लेवल पर भी कई सारी रिंग्स होंगी, इसके नीचे वाले लेवल पर भी कई सारी रिंग्स होंगी, और नीचे वाले लेवल पर भी कई सारी, चारों तरफ क्या बन रही हैं? रिंग्स बन रही हैं। उसका अंदाजा कैसे लगता है? उसका अंदाजा ऐसे लगता है कि जिधर वायर में करंट जा रही है, राइट हैंड से अंगूठे की दिशा और करंट की दिशा सेम कर लो, तो उंगलियों का कर्ल जो है हमको एक फील देता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा चारों तरफ बन रहा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड पर टेंजेंट, टेंजेंट पता है ना कैसे? किसी सर्किल के ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी? तो ये हो गई। अगर ये सर्किल का रोटेशन ये है, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी? ये हो जाएगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी? ये हो जाएगी। टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देता है। तो जैसे इस केस में अगर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो डायरेक्शन कैसे आएगी? इसके चारों तरफ, अगर देखो, मुझे कैसे पता चला? मैंने कहा ये अंगूठा है, करंट की दिशा में कर दिया राइट हैंड से, और ये कर्ल हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, इस तरह से जो है इसके चारों तरफ, इस तरह से आप समझ लो कि इस तरह से इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। तो किस दिशा में घूम रहा है वो देखा जाए तो इस दिशा में घूम रहा है, ऐसे। ठीक, इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका वायर है, ठीक है, और इस वायर में इस पॉइंट पर चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, एक प्लेन भी बना देता हूं, जिससे कि हम इसको और बेहतर तरीके से देख सके। तो हाँ, इस तरह का एक प्लेन बना दिया, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, इसको आप अच्छे से विजुलाइज कर सके, तो कुछ वायर हमारा इस तरह का है, जिसमें ये एक तरीके से हमारा वायर है, ठीक है, और ये यहां से, ठीक, हल्का सा ये शिफ्ट कर देते हैं, है ना।
तो ये वायर है, वही पूरा वायर पड़ा हुआ है और इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। तो वायर में करंट यूं जा रही है। अब वायर में करंट अगर यूं जा रही है तो ये अपने चारों तरफ इस तरह के जो है क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल बना रही है। इस तरह के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल बना रही है। और कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ये करंट जा रही है तो कर्ल इस तरह से बन रहा है। कर्ल इस तरह से बनने का मतलब ये डायरेक्शंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई कहे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रहा है, जो भी अंदर की तरफ, यहां सीधा अगर यहां इस पॉइंट पे देखूं तो जो भी अंदर की तरफ टेंजेंट आ रहा है बी, 3D में थोड़ा सा बनाए तो मैं उसको थोड़ा तिरछा कर देता हूं। ये इस तरफ जो बी आ रहा है, ये बी जो है हमको बता रहा है किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। कहने का मतलब कि अगर मेरा वायर ये इस तरह से है तो इस तरह के वायर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे उंगलियों से हमने देखा कि इस तरह की फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रहा है। इसका एक दूसरा तरीका और भी है। देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को विजुलाइज करो और उस पे टेंजेंट की डायरेक्शन को सोचो, ये भी आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये अगर करंट है और ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बन रही हैं। तो किसी भी जगह पर जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन दिखा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की। एक तरीका तो ये है कि आप टेंजेंट को सोच लो, सर्किल को सोचो और सर्किल पे टेंजेंट की डायरेक्शन को सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका एक और भी है कि राइट हैंड को अगर एक ही प्लेन पर जब हम बात कर रहे हैं तो राइट हैंड का थंब रखें करंट की तरफ और हथेलियों को डायरेक्शन उस दिशा में करें जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हथेलियों की डायरेक्शन को उस तरफ करें जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस तरफ, यहां पर निकालना है। अब इसका जो पुश है, धक्का है, वो फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो इस केस में अगर देखूं मैं तो यहां पर ये करंट की दिशा हो गई, ये पुश की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर पॉइंट मेरा यहां होता तो आप दोनों तरह से विजुलाइज करना भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं घूम रही होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यूं घूम रही तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बाहर की तरफ आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट बाहर की तरफ आएगा। आप विजुलाइज करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं घूम रही है तो जब यहां से आएगा तो वो टेंजेंट किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। या हम राइट हैंड से करें तो अपनी अभी मैं दिशा बदल लेता हूं ताकि, क्योंकि मेरे को अब फिंगर इस तरफ करनी है, तो करंट की तरफ थंब को किया और ऐसे हथेली की को फैलाना है जिधर पॉइंट हो। तो मेरा पॉइंट इधर है, तो अब मैं पुश, जो हथेली का धक्का है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा, वो कह रहा है कि किस तरफ है, बाहर की तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है डॉट बना दिया। डॉट का मतलब मुझे पता चल रहा है कि फील्ड बाहर की तरफ है, क्रॉस का मतलब है फील्ड अंदर की तरफ है, डॉट का मतलब है फील्ड बाहर की तरफ है। क्या भाई, ठीक? तो हमारे पास हमको ये पता चलना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने कहा ये करंट है साहब, इधर जा रही है, यहां पे हमारा कोई पॉइंट है, यहां फील्ड निकालना है, तो कैसे कर लें? तो एक तो विजुलाइजेशन हमने कहा आपको कि आपको विजुलाइज हो कि फील्ड लाइंस चारों तरफ ऐसे ऐसे बन रही होंगी, ये है ना, इस तरह का कर्ल बन रहा होगा। कर्ल से देखो, राइट हैंड से देखो कि आपका हथेली जैसे घूम रही है वैसे फील्ड लाइंस घूम रही होंगी। तो फील्ड लाइंस अगर यूं घूम रही है तो यहां प्लेन पे अंदर की तरफ जा रही होंगी। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, थंब की तरफ किया हथेली, मतलब अंगूठा, अंगूठा किया करंट की तरफ और उंगलियां उधर फैलानी जिधर पॉइंट है। तो अंदाजा लग गया कि पुश आ गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और ऑब्वियस सी बात है कि फील्ड लाइंस यहां से अंदर जाके यहां से ही बाहर निकल रही होंगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो ये हमारा जो है डायरेक्शन वाला एक पार्ट है। डायरेक्शन का पार्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी काम आपका चलने वाला है नहीं। तो इसको आप और बेहतर से समझिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा फिर से देखिए, जब तक आपको ये बिल्कुल खुद से निकालने की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए।
अब इसके बाद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसी पर बेस्ड ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट पर बेस्ड हम कुछ केसेस भी जो है वो बना सकते हैं इसी रिजल्ट के ऊपर। तो हमारे को क्या क्या केसेस आ जाएंगे, फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। आर क्या है ध्यान रखना, परपेंडिकुलर दूरी है पॉइंट से उस वायर के ऊपर, स्ट्रेट वायर जो लिया था, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 यहां से एंगल बन रहे हैं, यहां से नहीं बन रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई यहां का एंगल दे देगा, यहां को थीटा 1 बोल देगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, तो यहां पर साइन थीटा कॉस, साइन थीटा नहीं आएगा, यहां फिर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना आपने जो थीटा लिया वो यहां से कंसीडर किया है इस फार्मूले में। तो चलो अगर मैं इसी फार्मूले पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स देख लूं जो हमारे यूज होने वाले हैं, तो मैंने कहा एक पहला केस मैं बना लेता हूं इसमें, ठीक है, जिसमें हमारा मान लीजिए केस 1 एक फटाफट से बना लेते हैं कि ये वायर है, ये वायर है, ठीक है, और पॉइंट हमारा यहां पर है, ये पॉइंट है। तो पॉइंट से पहले हमने, वायर में करंट आई जा रही है, पॉइंट से पहले हमने क्या किया, पॉइंट से पहले हमने यहां पर आर परपेंडिकुलर देख लिया, ये आर हो गया, और ये वाला सिरा अगर मान लीजिए हमारा थीटा 1 थीटा हो गया, तो थीटा 2 तो कितना हो गया, तो ये पॉइंट यहीं पर है, वायर यहीं तक है, तो थीटा 2 यहाँ 0 हो गया। तो बेसिकली इस वाले केस में थीटा 1 हो गया थीटा, और थीटा 2 हो गया कितना 0। तो बड़े आराम से हम लोग रिजल्ट लिख लेंगे। केस 2 बना लेते हैं। केस 2 कैसा बन सकता है, इनफाइनाइट वायर है, बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर ले लिया और ये पॉइंट है, तो ये तो हो गया आर। अब इनफाइनाइट को जोड़ोगे जाके तो यहाँ पे कहीं जुड़ेगा जाके, तो ये एक तरीके से थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, और इधर भी ये इधर जुड़ेगा जाके, ये भी बहुत बड़ा एंगल बन रहा है, तो थीटा 2 भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो सीधे फार्मूले में डाल देंगे उसी में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 90 90 साइन 90 साइन 90 1 1 हो गया 2। तो रिजल्ट सीधा आ गया म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। ठीक है, तो ये केस हो गया। सेमी इनफाइनाइट का भी बन सकता था, अगर ये इनफाइनाइट होता तो थीटा 1 जो थीटा था वो 90 हो जाता। एक केस और देख लेते हैं, जैसे ये एक केस है जिसमें यहां से यहां तक का ही वायर है और यहां पॉइंट है, अब करंट जा रही है इस तरफ, ठीक है। अब इस केस में कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए क्या होता है, हमें नहीं भूलना है कि हमें चाहिए क्या होता है, हमें हमेशा आर परपेंडिकुलर ही चाहिए होता है। तो साहब अब कैसे निकालें आर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है, इस वायर को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। वायर तो यहीं तक है, इतना ही है, लेकिन हम इस वायर को यहां से अपना आर परपेंडिकुलर देखने के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये मेरा है आर, ठीक है, और इसका नीचे वाला सिरा पॉइंट से ही मिलाना होता है, मैंने आपको बोला था। तो ये एक मिलाया और एक ये मिलाया एंगल देखने के लिए। तो बेटा ये वाला एंगल मान लेते हैं हम थीटा, ये वाला बड़ा वाला, ये इधर वाला मान लिया थीटा 1, ठीक है, और ये वाला मान लिया थीटा 2। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि हमने यहाँ वायर नहीं था, यहाँ था, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रिजल्ट आपको लिखे दे रहे हैं। तो बी जो बनेगा इस पॉइंट पर वो बनेगा कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर जो परपेंडिकुलर आया है, ठीक है, साइन थीटा 1, और क्योंकि ये वाला हिस्सा इतना है नहीं यहां पर ये वाले एंगल का, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 2। तो समझ के कीजिएगा कि कहाँ थीटा 1 है, कहाँ थीटा 2 लिया है, ये वाला हिस्सा था नहीं, वो वाले हिस्से का माइनस हुआ है फार्मूले में। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आपका बन जाता है अगर पूरा वायर आपके पास नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी हमें परपेंडिकुलर ही रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी के एक और पार्ट का, जिसमें कोई आर्क की वजह से, किसी आर्क की वजह से हमें निकालना है कि भैया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर, आर्क के किसी सेंटर पर। तो उसका तरीका भी बड़ा आसान है, हम सीधे सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, ये रेडियस होगी आर्क की, और थीटा जो है वो रेडियन में रखना है, एंगल ये ध्यान रखिएगा, थीटा रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं रखना है। मतलब 90 डिग्री अगर है तो पाई बाय 2 हो गया, 180 डिग्री है तो पाई हो गया, ठीक है, कंप्लीट सर्किल है तो 360 डिग्री हो गया, मतलब 2 पाई हो गया। तो यहां थीटा हमें रेडियन में रखना है, और डायरेक्शन तो ये भी देखो राइट हैंड से ही हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपस में बदल दो, पिछले वाले केस में ये करंट था और ये मैग्नेटिक फील्ड था, अब एक काम करें आपस बदल दें, ये करंट कर दें क्योंकि करंट यहां घूम रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कर दें अंगूठा। तो
तो अगर मैंने देखा इसको राइट हैंड से करना है कि करंट यूं घूम रही है तो करंट की दिशा में उंगलियों को कर्ल करो तो अंगूठा यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बता देगा। तो इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर है वो अंदर की तरफ है। कैसे सर? उंगलियां कर्ल की, करंट आपस में इंटरचेंज कर दिए, कंफ्यूज मत होना, और अंगूठा बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये करंट है, ठीक है, किसी आर्क में, और यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किस दिशा में बनेगा, या तो बाहर या अंदर, कैसे पता चलेगा? हमने कहा आर्क ये है, तो हमने अपने उंगलियों को कर्ल किया, जैसे ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो उंगलियों को ऐसे घुमाया, तो अंगूठे ने बता दिया कि भैया बी किस तरफ है, बी यहां बाहर की तरफ है। यहां से हमें पता चल जाता है इस पर्टिकुलर टाइप में कि कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इनको ही इस्तेमाल करके हम लोग अब क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप चाहें तो 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओरिजिन पर इस वायर के कारण, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओरिजिन पर। तो अब देखिए वही है, स्ट्रेट वायर के लिए लगेगा। पहली बात, अगर कोई डायरेक्शन की बात करे तो फील्ड इस तरफ है और ऐसा अंगूठे की दिशा में करंट हमारी आ गई और पॉइंट हमारा इधर है, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किस तरफ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अंदर की तरफ आने वाला है। कितनी वैल्यू का आएगा? तो मैंने आपको बताया था हमको चाहिए क्या, हमको आर परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री बेस्ड ज्यादा हैं, तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल आपकी प्रैक्टिस होती है अगर आप इस चैप्टर के इन तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आर परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से इस पे हमने डाला परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये हमारा बन गया 90 भाई, ठीक है। अब देखते जाना, ये लंबाई 4 है, ये लंबाई 3 है, तो 3 4 5 का ट्राइंगल बन रहा था, मतलब कि ये वाला एंगल 37 डिग्री बना होगा। और अब अगर ये 90 हो गया तो ये वाला एंगल 53 डिग्री हो गया होगा, ठीक। तो अब जरा देखो ये आर परपेंडिकुलर यही तो हुआ ना, ये आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो इस ट्राइंगल में अगर आप सीधे देखो तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस की लंबाई दी हुई, हाइपोटेनस की लंबाई दी हुई 4, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 53 डिग्री को देखूं तो ये बेस हो गया ना। तो आर की वैल्यू एक तरीके से देखा जाए तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये 4 cos 53 डिग्री हो गया होगा। और कितनी वैल्यू होगी? तो cos 53 होता है 3/5, तो 12/5 जो है वो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। अब θ1 θ2 कहां से आएंगे? तो इस पॉइंट से इसका 53, और ये वाला एंगल बेटा कितना बन जाएगा? तो पूरा 90 है तो ये बन जाएगा 37। तो एक θ1 37 है, एक 53 है, तो कितना हो गया? बी सीधा सीधा कह सकते हैं μ0/4π I बाय आर परपेंडिकुलर कितना आया? आर परपेंडिकुलर आया 12/5, ठीक है। और यहां से हमने किया sin θ1 दैट इज sin 37 प्लस sin θ2 दैट इज sin 53। तो पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया μ0/4π। क्या लिख सकते हैं इस पूरी की जगह? इस पूरी की जगह लिख सकते हैं 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया हुआ है? I0 मान लेते हैं। इधर आ गया 5/12, ये आ गया sin 37 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करो तो ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5, तो मोटा मोटा ये 7/5 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अच्छा μ0/4π में ही रिजल्ट आ रहा है तो इसको चेंज नहीं करते हैं, ये μ0/4π ही रहने देते हैं। अब बस हमको इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर इसका आपका बन रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आ रहा है, सिर्फ इस पार्ट को ही सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके देख लीजिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है, तो बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां बस ध्यान देने वाली बात थी कि क्या आर परपेंडिकुलर है, क्या θ1 है, क्या θ2 है, वो चीज समझने वाली थी। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है और ओ पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप एक बार चाहें तो पॉज कर लीजिए और देखिए फटाफट कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
इस पर अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए मेरे पास कितने कितने सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा सेगमेंट ये है, चौथा सेगमेंट ये है। ये 4 स्ट्रेट वायर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। पहला वाला कितना बनाएगा अगर मैं ये देखूं तो ये वायर क्योंकि इसकी लाइन में ही पड़ रहा है तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस पॉइंट पर 0 होगा। अगर किसी वायर की लाइन में ही कोई पॉइंट है, स्ट्रेट वायर की लाइन में ही कोई पॉइंट है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो इसके कारण तो कुछ आएगा नहीं, 4 के कारण भी कुछ नहीं आएगा। बचा किसके कारण? 2 के कारण। अब अगर आप देखो तो 2 के कारण किधर होगा? ये थंब होगी, फील्ड यूं बन रहा होगा, ये पॉइंट है, फील्ड 2 के कारण अंदर की तरफ होगा। और 3 के कारण भी देखोगे तो पोजीशन घुमा लेते हैं, ये अंगूठा है और फिंगर्स उस तरफ होनी चाहिए जिधर पॉइंट है, तो अंदर की तरफ ही आ रहा है। और सिमेट्री से ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना फील्ड 2 के कारण होगा उतना ही 3 के कारण भी होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि बी एट ओ जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ बी ड्यू टू सेकेंड वायर, इस वाले वायर के कारण। अब बी ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा? 2 ये हो गया। अब क्या चाहिए? इस पॉइंट से हमको जो है, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो अब देखो ये बिल्कुल बाइसेक्टर पर है, ये एंगल बन गया होगा बेटा कितना? 45। ये एंगल भी बन गया होगा कितना? 45। सिंपल देखो ज्योमेट्री चल रही, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाला, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो ये एल अगर है, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में देखो तो एल हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना लिख सकते हैं? एल साइन 45 लिखा जा सकता है, दैट इज एल बाय रूट 2। तो ये चीज आ गई एल बाय रूट 2, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है। और एंगल कहां से देखे जाएंगे ये देखना, तो पर पॉइंट से देखने होते हैं। तो ये पॉइंट से ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। तो हमारा क्या क्या आ गया? सीधे सीधे B2 आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर परपेंडिकुलर हो गया कितना बेटा? एल बाय रूट 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2, 1 बाय अलग देखो कर देता हूं, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 हो गया 2 बाय रूट 2, और एक रूट 2 से यहां ऊपर 2 रूट 2 है तो बचा कितना? खाली रूट 2। तो और ये रूट 2 और ये रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एल। रूट 2 और ये रूट 2 हो गया 2। तो कुल मिलाकर क्या आंसर आ गया हमारे पास? तो 2 2 हो गया 4, 4 4 4 कैंसिल आउट, म्यू नॉट बाय पाई आई एल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो है जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें बस कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स दे दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा डरावना इसको बनाया जा सके, आपको लगे ओ हो ये तो क्या ही पूछ लिया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इक्वल करंट आई इज फ्लोइंग इन 3 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर along x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड बताना है 0, 0, माइनस a। पहला कोऑर्डिनेट होता है x का, देन y का, देन z का। कितनी वैल्यू होगी ये बताना है। तो अब चीजें थोड़ा 3 डायमेंशन में जा रही हैं, लेकिन 3 डायमेंशन की चीजों को अगर आप इजिली कन्वर्ट करो प्लेन में या उसमें तो आराम से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? पहले हम एक्स वाई जेड एक्सिस को सही तरीके से बना लें। तो अगर मैंने कहा कि भैया ये मेरा एक्स एक्सिस है लेट सपोज, और ये मेरा वाई एक्सिस है, हम 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 90 जैसा ही है, एक प्लेन पर है। तो एक्स क्रॉस वाई ये मेरा जो है अभी आपको सिखाया था उसी हिसाब से ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। तो अब कहने का मतलब ये है कि मेरा एक वायर तो पूरा का पूरा जो है, हम कह सकते हैं कि भैया एक वायर जो हमारा है पूरा का पूरा, वो तो यहाँ पे इनफाइनाइट वायर पड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये एक इनफाइनाइट वायर पड़ा हुआ है, एक ये इनफाइनाइट वायर पड़ा हुआ है, और इन तीनों वायर में जो है वो करंट हमारी जा रही है, और ये इनफाइनाइट वायर है। अब पॉइंट मेरा कहां पर है? पॉइंट मेरा है 0, 0, माइनस ए। मतलब कि अगर मैं इसको लोकेट करूं तो जेड एक्सिस पर कहीं पर बैठेगा जाके, माइनस जेड एक्सिस पे, क्योंकि पहला वाला पार्ट जो है आपको एक्स बताता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो यहां कहीं बैठेगा जाके मेरा 0, 0, माइनस ए। तो एक बात मुझे तय पता चल गई कि जेड के कारण बी ड्यू टू जेड तो कितना हो जाएगा? उसी वायर पे लाई कर रहा है तो 0 हो गया।
मतलब एक तो y के कारण आएगा और एक x के कारण आएगा, एक y के कारण आएगा और एक x के कारण आएगा। अच्छा, x में करंट यूं जा रही है, y में पॉजिटिव, y में यूं जा रही है, तो x के कारण आएगा और एक किसके कारण आएगा, y के कारण आएगा। तो अब हमें इनको बनाना है कि कितना कितना ये वैल्यू का आएगा, ठीक है, इसको हमें बनाना है। तो हम अब देखें कि x के कारण कितना बैठेगा और y के कारण कितना बैठेगा इस पॉइंट पर, ठीक। तो अब जरा एक चीज सोचो, अगर ये x एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, तो अब सिचुएशन कैसी हो गई कि ये x एक्सिस है, एक y एक्सिस और z एक्सिस है। माइनस z एक्सिस पे हमारा जो है वो 0,0, -a पर हमारा पॉइंट है। अब हमें ये चाहिए कि z के कारण तो समझ में आता है कि भैया z के कारण तो हो गया 0, x के कारण कितना होगा और y के कारण कितना होगा, इसको निकाल लें। अच्छा, दोनों से दूरी, x वाले वायर से भी परपेंडिकुलर दूरी a है और y वाले वायर से भी परपेंडिकुलर दूरी a है, तो दोनों से जो रिजल्ट्स हैं वो तो मुझे कंफर्म है कि सेम ही आएगा। और क्वेश्चन ने थोड़ा मुझे हिंट भी दे दिया है डायरेक्शंस का, क्वेश्चन ने मुझे थोड़ा हिंट भी दे दिया है डायरेक्शंस का। तो हम कैसे करें सर, इसको हम कैसे करें? तो हम एक काम करते हैं, हम अपना एक 2D डायग्राम बना लेते हैं और 2D डायग्राम में वायर को जो है वो डॉट या क्रॉस के हिसाब से दिखाएं। कैसे? जैसे मैं सबसे पहले बना लूं, अगर मान लीजिए मैं पहले बना लूं y एक्सिस को और z एक्सिस को। अब ये चीज बेटा सीखना कैसे बनाते हैं, ठीक है। y एक्सिस को बना लिया और z एक्सिस को बना लिया ताकि मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। और x पे मैंने अभी करंट को लेके चल रहा हूं, हम इसमें डायग्राम में लेके चल रहे हैं, करंट लेके चल रहे हैं, किसमें, करंट इन x एक्सिस में लेके जब चल रहे हैं तो हमने यहां पे प्लेन जो बनाया वो y और z का बनाया। अब अगर आपको पता हो तो x एक्सिस किधर होगी, अगर मैंने कहा कि भैया ये x y z, इस हिसाब से अगर देखें तो y से z में गए तो x एक्सिस आएगी, तो y से z में गए मतलब x एक्सिस मेरी किस तरफ है, बाहर की तरफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन से आसान हो जाता है। अच्छा, x एक्सिस में मुझे मेरा तार पड़ा हुआ है, तो x एक्सिस में मेरा तार पड़ा हुआ है और करंट बाहर की तरफ है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया करंट ऐसा डॉट बन के आ रही होगी। तो करंट ऐसा बाहर की तरफ है और डॉट जैसा हमने बना दिया कि ये करंट आ रही है, तो अब ये मेरी आई करंट है। और सोचो आपका पॉइंट कहां है, ये ट्रांसफॉर्म कर लिया तो 3D वाली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पॉइंट आपका था -z में, तो पॉइंट आपका है यहां पर, कितनी दूरी पर है, यहां से a दूरी पर है। तो एक वायर जो x एक्सिस में यूं पड़ा है जिसमें करंट जा रही है बाहर की तरफ, तो सोचो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इस तरह से बन रहा होगा, यूं इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी इसके कारण यूं। तो यहां पर किधर आएगा फील्ड, यहां पर फील्ड इस दिशा में आ जाएगा, मतलब किस दिशा में आ जाएगा, पॉजिटिव j में आ जाएगा, पॉजिटिव y में आ जाएगा, और वही पॉजिटिव y का यहाँ टर्म दिखाई भी दे रहा है। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर अगर है, इनफाइनाइट वायर है तो b कितना हो जाएगा, b वैल्यू जो हो जाएगी वो ड्यू टू x जो है वो हो जाएगी यहाँ पर कितनी, μ0/2π I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई हमारी a। ये हो गया x के कारण। अब y में जो तार पड़ा था उसके कारण अलग देखते हैं, तो क्या करें, y वाले तार के कारण चाहिए तो मैं y वाली एक्सिस में वायर वाला ऐसा कुछ सीन बना लूं। तो हम क्या करें, हम कहें कि भैया हमने चलो ये बना दी हमारी मान लीजिए आपकी z एक्सिस, ठीक है, कहीं भी ले लो, और ये बना दी हमने x एक्सिस, ये बना दी हमने x एक्सिस। तो y एक्सिस कहां बनी, तो आप देखो अगर z से x की तरफ जाओगे तो y मिलेगा, तो z से x की तरफ जाओगे तो y मिलेगा, मतलब y एक्सिस बाहर की तरफ है। अब y एक्सिस बाहर की तरफ है और करंट भी y एक्सिस की तरफ जा रही है, तो करंट को मैंने डॉट फॉर्म में बना दिया, तो करंट मेरी डॉट फॉर्म में बना दी मैंने और कहा ये आई करंट है, और मुझे -z में चाहिए, तो इसके हिसाब से -z देखना कितना हुआ, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो -z वाला पॉइंट यहां पर आया कहीं, ठीक है, और ये दूरी यहां से कितनी हो गई, ये दूरी हो गई a। अब इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, ये वायर यूं जा रहा है और करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बन रहा होगा इस दिशा में, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी, मतलब -i कैप में होगी, और कितनी हो जाएगी b, ड्यू टू जो y वायर के कारण आई है, दैट इज इनफाइनाइट वायर है ये, तो μ0/2π I बाय a। और इसको अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो ये
जे कैप में है, और ये वाली चीज मेरी किस में हो गई, माइनस ऑफ आई कैप में। तो अगर नेट फील्ड देखें तो बी नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जो भी बी एक्स का वेक्टर आया प्लस बी वाई का वेक्टर आया, और दोनों से कॉमन ले लें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, आई बाई ए भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका जे कैप माइनस आई कैप। तो अब जरा देखें हम लोग कि क्या निकालना है हमको निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो म्यू नॉट बाय पाई ए, n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। तो हमारा आंसर हो गया n इज 2। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जिस एक्सिस में वायर था उसमें जो करंट था उसको मैंने तीसरी एक्सिस इस तरह से बना ली जिससे मुझे बी देखने में आसानी रहे। तो जब कभी भी 3D में ऐसा जाएगा चीजों को, तो हमें इस तरह से प्रेफर करना चाहिए, जहां पर जिस जो करंट वाला वायर है उसको आप ऐसा प्लेन में मत रखो, ठीक है। प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो विजुलाइज करना आसान हो जाता है। ठीक, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने इसका अंदाजा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और सिंपल ये भी ज्योमेट्री के ऊपर जो है, ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपकी यहां ज्योमेट्री की भी प्रैक्टिस होती है। अगर वो प्रैक्टिस अच्छी है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। जैसे यहां पर 3 वायर हैं और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओ पॉइंट पर। एक चीज मुझे समझ में आती है कि तीनों वायर के कारण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सेम सी ही बनेगी। क्यों? इस वायर के कारण अगर हम देखें तो ये वायर है और फिंगर हो गया पॉइंट की तरफ, जिधर भी फील्ड निकालना है तो फील्ड यहां आएगा इसके कारण अंदर की तरफ, इसकी तरफ करंट को करा अंगूठे को, उंगलियां पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ। इस वाले के लिए मैं अपनी पोजीशन घुमा देता हूं, यहां पे करंट किया अंगूठे की तरफ और फिंगर है हमारी पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ। तो तीनों ही केसेस में फील्ड अंदर की तरफ ही है, इसका मतलब सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जुड़ेगा। एक के कारण निकाल लिए तो तीनों के कारण निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी नेट जो होगा वो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू जो भी बी सी वायर है उसके कारण जो भी आ रहा है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, ये पॉइंट है, मैंने कहा था पॉइंट पकड़ के रखना। पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए, ये चाहिए, ये लंबाई कितनी है, और एंगल, एंगल कहां से, पॉइंट से, याद रखना पॉइंट से एंगल निकालने। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए ये एंगल, ये मेरा θ1 हो गया, ये मेरा θ2 हो गया, ये मेरा θ1 θ2। θ1 θ2 आराम से निकल आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा 60 है तो ये एंगल 30 बना होगा, ये पक्की बात है 60 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 जो है वो बराबर है θ2 के और बराबर है 60 डिग्री के। मेन मुझे ये r निकालना है। r कैसे निकाल सकता हूं, सिंपल है, ये लंबाई मेरी हो गई कितनी, l/2। तो अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। इस ट्रायंगल में देखूं 1030 लगा दूं, 1030 का मतलब हो जाएगा r बाय l/2 ऊपर चला गया, 1030 का मतलब 1/√3 हो गया। r की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया l इधर आ गया l/√3 और 2 अपॉन में आ गया तो l/2√3। तो r मेरा ये आ गया, बस b लगा दो, कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r, r कितना हो गया l/2√3 साइन θ1 प्लस साइन θ2 दैट इज साइन 60 प्लस साइन 60। ठीक है, ये वाले को मैं उठा के इस वाले पार्ट को उठा के इधर कर देता हूं। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये साइन 60 हो जाएगा कितना, ये हो गया √3/2 तो √3/2 कितना हो जाएगा, ये बचा √3 और इधर आ गया कितना 3 म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय l 2√3। तो √3 339 और इसके k की वैल्यू निकालनी है तो 1 2 से ये कैंसिल आउट कर दिया तो कुल मिला के बन गया म्यू नॉट I बाय 2l, यहाँ 2 बचा 2l और इनटू हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई l इंटू 9। तो कंपेयर कर लें अगर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई l तक तो हो गया, कैपिटल L लिखा हुआ था वो एक ही बात है। ठीक है, स्मॉल l कैपिटल L
ये स्मॉल एल लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं स्मॉल एल ही कर देता हूं। तो आंसर हमारा कितना आ गया, अगर देखा जाए तो के की वैल्यू आ गई कितनी, 9। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ज्योमेट्री है बस, और कुछ नहीं। ज्योमेट्री अगर आती है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2-3 आर्क दिए हुए हैं और जहां गलती होती है वो पॉइंट आप देखेंगे, चाहे तो पॉज करके आप इसको दोबारा से ट्राई कीजिए और हम आगे बढ़ें। अगर इसमें तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से आएगा, इस वाले वायर की वजह से देख लेते हैं, इस वाले आर्क की वजह से देख लेते हैं और इस वाले वायर की वजह से देख लेते हैं। ये पॉइंट है, ठीक। इस वायर का लाइन यहीं से जा रहा है तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं बनेगा, उसी लाइन पर है। इस वायर का लाइन यहीं से जा रहा है, इसके कारण भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। मतलब 2 आर्क के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। एक तो ये हो गया बेटा, और दूसरा हमारा ये हो गया। तो पहले वाले के कारण किधर बनेगा, पहले वाले पार्ट के कारण देखें तो इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। तो 1 के कारण देखो तो राइट हैंड से कर्ल कर लें, जहां करंट घूम रही हो वहां उंगलियों को उसी तरह से कर्ल करो। तो करंट यूं घूम रही है, कर्ल यूं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। इस वाले केस में देखो तो उंगलियां यूं घूम रही हैं, ठीक है, उंगलियां यूं घूम रही हैं, किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो 1 के कारण बाहर है, जबकि 2 के कारण इस तरह का कर्ल है, और इस तरह के कर्ल में अगर ऐसी करंट घूम रही है तो फील्ड बनेगा अंदर। अगर ऐसी करंट घूम रही है, ऐसी करंट घूम रही है तो फील्ड बनेगा बाहर, ऐसी करंट में फील्ड बनेगा अंदर। तो फिलहाल अगर देखें तो इसके कारण जो है करंट बाहर है, फील्ड बाहर है, और इसके कारण फील्ड अंदर है। तो बाहर वाली दिशा को अगर आप प्लस मान लेते हो, या बड़े को प्लस मान लो, छोटे को माइनस मान लो, तो मैंने फिलहाल बाहर वाले को प्लस माना, तो बी जो होगा वो होगा B1 में से हमने माइनस कर दिया B2 को। इसको आपने सॉल्व करना है। B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 I बाय आर्क की रेडियस कितनी है, आर्क की रेडियस 3, और थीटा कितना है 45, तो π/4 माइनस B2 की वैल्यू कितनी हो गई μ0/4 I/r। आर देखना आप कितना हो गया, ये आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, यहां सेंटीमीटर में भी दिया है तो बेटा एक बात और का ध्यान रखना है, हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि 10 एम्पियर है और आंसर भी टेस्ला में आ रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। माइनस μ0/4 I/r हो गया कितना, r अब सेकेंड केस में हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 π/, मैंने यहाँ पे एंगल छोड़ दिया। फार्मूला क्या था आर्क के कारण हमारे पास, आर्क के कारण बी का फार्मूला था, बी ड्यू टू आर्क जो हमारे पास फार्मूला था वो लिख देता हूं पहले, वो था μ0/4 I/r इंटू थीटा। तो चलो अब लगाते हैं B1 की वैल्यू, इसके कारण बाहर की तरफ है, प्लस में रखेंगे μ0/4 I/3 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया, थीटा हो गया π/4 माइनस μ0/4 I/, अब रेडियस कितनी होगी r, इसके लिए 5 हो गई, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू π/4, ठीक। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, मगर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखा है कि आप खुद से इसकी कैलकुलेशन भी करें, ठीक है। तो आप खुद से इसको कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी जब कभी आपके पास, आपको पता है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन हो फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें से आप देखिएगा कौन सा आपका क्लोजेस्ट आंसर बन रहा है, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। बाकी ये अप्लाई करना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक बार इसको चाहे तो स्क्रीन को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे अगर आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं। एन की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में हमें बतानी है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक कॉइल है जिसमें इस तरह से
एक कर्व पार्ट है और एक हिस्सा जो है हमारे पास इस तरह का स्ट्रेट वायर का है, और कह रहा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एक तो देखिए इस कॉइल के कारण होगा जिसको मैंने 1 नंबर दे दिया, और एक स्ट्रेट वायर के कारण होगा जिसमें करंट यूं जा रही होगी, ये घूम के, तो ये 2 हो गया। तो पहले हम नेट फील्ड देखें 1 के कारण किधर है, तो यूं घूम रहा है तो फील्ड होगा अंदर की तरफ, बहुत बढ़िया बात है, याद रखेंगे अंदर की तरफ है। और इसमें देखें तो ये करंट इधर है और पॉइंट इधर है, पॉइंट की तरफ करना होता है, कई बार बच्चे दूसरी तरफ कर रहे होते हैं और डायरेक्शन गलत कर देते, नहीं, पॉइंट की तरफ करेंगे, पुश आ रहा है अंदर की तरफ है, तो दोनों फील्ड जुड़ेंगे। तो इसका मतलब नेट बी जो होगा दैट इज B1 प्लस B2 होगा। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर्क वाला फार्मूला डालते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय रेडियस क्या है इसकी, कुछ दिया हुआ है इसमें, हाँ आर है, और इंटू थीटा, थीटा कितना हो गया, अगर ये 90 है तो रिमेनिंग कितना हो गया होगा, ये रिमेनिंग एंगल हो गया होगा 3 पाई बाय 2। भाई 4 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मिलके पूरा सर्किल बनता है, तो 1 पाई बाय 2 तो 90 यहां पड़ा हुआ, तो 3 पाई बाय 2, तो यहां डाल दिया हमने 3। और अब आ गया भाई सेकेंड वाला पार्ट, तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए पॉइंट ये है, पॉइंट से इस पे ये लंबाई चाहिए और ये एंगल चाहिए, ये हो गया 45, ये हो गया 45, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये अगर r है तो जरा देखो रेडियस r है, तो मेरे लिए जो हमें लंबाई चाहिए ये वाली चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r है, ये 45 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये अपना क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, तो r cos 45, r cos 45 का मतलब हो गया r बाय रूट 2। तो जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, B2 के केस में फार्मूला लगाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर जो है वो आर परपेंडिकुलर है, जो कि यहाँ कितना है r बाय रूट 2 साइन 45 प्लस साइन 45। अब बस बेटा सॉल्व करना है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, पूरे से चाहे तो म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर कॉमन ले लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा रिजल्ट में यहाँ पर 8 आ रहा है, तो चलो ठीक है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बन गया 3 पाई बाय 2 प्लस यहाँ बन गया ये 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 का बचा रूट 2 रूट 2 रूट 2 हो गया 2। हमको यहां से एक 2 और कॉमन लेना है, इससे एक 2 और कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का तरीका भी समझ लो, जो चीज आपने बाहर निकालनी है जिससे उसमें उतना मल्टीप्लाई और उतना डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मैं देख लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर 3 पाई बाय 2 एंगल हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 हो गया आपका रूट 2 और रूट 2 होके मिलकर बन गया 2। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमको इसने कहा है कि हमें 8 लाना है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये वाला 2 तो सीधे सीधे कॉमन आके आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 2 अगर कॉमन लिया 1 बाय 2 मतलब कॉमन लिया, तो अंदर हो गया, यहाँ पे हो गया 8 पाई आई बाय आर, और यहाँ बचा कितना 3 पाई, और यहां पर आप एक काम करो, जो कॉमन लेना है तो आपने 2 से एक काम कर सकते हो, अलग से मैं दिखा दे रहा हूं, कॉमन लेने का तरीका यही रहता है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, और ये 2 तो बाहर निकल गया होगा जिससे ये 8 बन गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4। तो n की अगर वैल्यू कोई कहता है कि n की वैल्यू साहब कितनी आएगी, तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 4, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन वॉमन लेना है, थोड़ी बहुत मैथ्स है मैं समझ रहा हूं, लेकिन आराम से लिया जा सकता है, जो कॉमन लेना है उतना मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लिया करो। तो अगर 2, इससे फर्क तो पड़ा नहीं इक्वेशन में, लेकिन ये 2 कॉमन में चला गया, तो अंदर यहाँ 4 बचा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं, और यहां वायर की जो थिकनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट कर दी गई है। तो ये एक थिक वायर है, ये उतना थिक नहीं है, ये भी थिक है, ये कम थिक है, यहां पर दोनों थिक है, और यहां पूछ रहा है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसके बारे में हमको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और कहां 0 नहीं होगा। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं।
एक बात देखिए, जब इस हिस्से से करंट गई होगी तो यहां वायर की थिकनेस अलग है और यहां वायर की थिकनेस अलग है, लेकिन ओवरऑल ऊपर के हिस्से का जो रेजिस्टेंस है और नीचे के हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो सेम बना होगा, क्योंकि ऊपर भी एक थिक है, एक बिना थिक वाला है, एक थिक है, एक थिन है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का रेजिस्टेंस सेम है। इससे मुझे एक बात ये समझ में आई कि करंट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। यहां पर भी आई गई होगी तो यहां पर भी क्या गई होगी, आई ही गई होगी। अब दोनों हिस्सों पे अगर करंट सेम गई है तो जरा एक बात देखना, ऊपर वाले हिस्सों की वजह से, जैसे इस वाले हिस्से की वजह से यहां पर इस पॉइंट पर अंदर की तरफ आया, इस वाले के कारण किधर होगा, तो वायर और ये पॉइंट, ये ध्यान रखना, वायर की तरफ थंब हुआ और करंट की तरफ थंब हुआ और पॉइंट की तरफ फिंगर्स करके पुश देख रहे हैं तो अंदर, तो ऊपर वाले हिस्से की वजह से तो किधर आ रहा है, अंदर। हम ऐसे भी देख लेते हैं कि ऊपर का कर्व इस तरह का करंट का गया है तो वहां से भी अंदाजा लग जाता है कि यूं करंट घूम रही तो अंदर, और इस वाले हिस्से के कारण उतना ही फील्ड बनेगा किस तरफ, यूं जा रही है तो बाहर, तो ओवरऑल फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि करंट बराबर भी है। करंट अलग अलग होती तो कैंसिल नहीं होता, करंट बराबर भी है तो बी पी पर कितना है, 0। अब बात करते हैं इस वाले पर, तो देखो यहां पर भी एक थिक है, थिन है, थिन है, थिक है, ओवरऑल इस हिस्से का रेजिस्टेंस और इस हिस्से का रेजिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब इसमें भी ऊपर वाले हिस्से में आई करंट अगर गई तो नीचे वाले हिस्से में भी आई करंट जाएगी, और इसमें भी देखा जाए तो बी एट आर भी क्या हो जाएगा, 0। सेम तरह का बन गया। लेकिन यहां देखो, यहां पर ये थिक है और यहां पूरा थिन है, तो यहां करंट I1 जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस अलग हो गया, और यहां करंट अलग हो गई, I2 जाएगी। तो जरा देखना, इस वाले पार्ट के कारण फील्ड आएगा किस तरफ, अंदर की तरफ, और इस वाले पार्ट की तरफ से देखें तो फील्ड आएगा बाहर की तरफ। तो अंदर बाहर की तरफ है लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए टोटल फील्ड 0 नहीं होगा। इसका मतलब बी क्यू वाले हिस्से पर नॉन जीरो है। तो अब अगर देख लें हम लोग आंसर क्या क्या है, तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पी वाले के कारण 0 है, ठीक है, क्यू वाले के कारण 0 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, आर वाले के कारण 0 है, सही है, पी वाले के कारण नॉन जीरो है तो ऑप्शन गलत है। ए और सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मगर 3D में ये सारा पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है, और हमें जो है वो थोड़े से इसमें ये 2 पॉइंट हैं और एक और तीसरा पॉइंट है, और तीनों केसेस को देख लेते हैं। कभी अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछ ली, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि 3 डायमेंशन में जाता है तो लोग उसको सही से डील नहीं कर पाते हैं। 3D के क्वेश्चंस को सही से डील करना आना चाहिए, तो आपके लिए वो कुछ नहीं है। आपने सही तरीके से क्या ड्रॉ करना है एक्सेस को, अगर वो सही से समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक लॉन्ग वायर है जो लाई कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट इट्स वन एंड इज एट ओरिजिन, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर है इसका मतलब, और अदर एंड जो है वो लार्ज डिस्टेंस पर है। तो पहले तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण देख लें कितना फील्ड होता है। यहां पर ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, और ये कोई आर अगर परपेंडिकुलर दूरी है तो इसमें मैंने आपको भी बताया कि θ1 तो 0 हो गया, या θ2 0 कर लो, θ1 90 हो गया, और θ2 जो है जो दूसरा एंगल बन रहा है वो 0 हो गया। जैसे एक एंगल तो ये चला गया 90 का, और दूसरा जो नीचे जाता था वो यहीं पर एंड हो गया है तो वो 0 है। तो बी जो बनता है फार्मूला वाइज वो बन जाता है μ0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 91 हो गया, तो ये फार्मूला आ गया। अब कह रहा है, मेरे को पहला केस कह रहा है कि 0,a,0 पर निकालो। अच्छा, वायर कहां पर है, वायर है एक्स एक्सिस पर, वायर है एक्स एक्सिस पर, और पॉइंट वाई एक्सिस पर दिया है। ठीक, समझेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल बना देता हूं एक डायग्राम, जिसमें मैंने कहा कि लेट सपोज ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, और थोड़ा सा तिरछा और बना देते हैं ताकि आपको 3D का फील और आए। ये वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये एक्स क्रॉस वाई से जो है इसके परपेंडिकुलर मेरा ये जेड एक्सिस होगा।
ठीक, वायर जो पड़ा हुआ है, वायर का एक सिरा, इसने ये कहा है कि वायर का एक सिरा जो है वो ओरिजिन पर है और दूसरा इनफाइनाइट है, यहां पर ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। और करंट जो है, करंट जो फ्लो कर रही है वो करंट हमारी एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो कर रही है, आई। अब हमने एक आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें एक्स वाई जेड 3 वायर पड़े हुए थे, उसका फंडा अगर आप यहां इस्तेमाल करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट उठाते, पहला वाला 0,a,0, मतलब पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है। ठीक है, सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि फील्ड जो बनेगा वो सोचो कहां है। फील्ड जो है, अगर वायर एक्स एक्सिस में है तो फील्ड कभी एक्स के प्लेन में नहीं आएगा, वो वाई जेड प्लेन पे आएगा। तो आप वाई जेड प्लेन बनाओ और एक्स एक्सिस पे वायर डाल दो, वाई जेड प्लेन बनाओ यहां। तो आपने बनाया है भैया, ये मान लो वाई बना दिया, ये मान लो आपने जेड बना दिया। अब एक्स किधर होगा ये देख लो। इसके लिए आप इसको पकड़ के रखो, एक्स वाई, जो शुरुआत में मैंने आपको सिखाया भी था, और ये लूप यूं घूमता है। तो वाई जेड का रिजल्ट वाई क्रॉस जेड दे देगा एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, और एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है और वायर बाहर की तरफ करंट जा रही है। तो करंट यहां पर ऐसे बना सकते हैं कि डॉट फॉर्म में करंट है हमारी, डॉट फॉर्म में ऐसे करंट है आई की। तो अब ये आई करंट यू वायर में जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि आपके लिए विजुलाइज कर पाना आसान है। तो देखो, इसके करंट के चारों तरफ फील्ड यू बन रहा होगा, जो कि वाई जेड प्लेन में बना सकते हैं। तो फील्ड यू बन रहा होगा। अब मेरा पॉइंट कहां पर है? मेरा पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर है, तो ये रहा। तो यहां फील्ड कैसा होगा? तो इसके कारण जो फील्ड होगा इस वायर के कारण, उसके चारों तरफ बन रहा होगा ऐसा। तो ये फील्ड बन रहा होगा ऐसा। ठीक है, अच्छा सा गोला बना देते हैं। कैसा फील्ड बन रहा होगा इस वायर के कारण? ये वायर पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ यू बन रहा होगा। तो इस तरह का जो है फील्ड आ रहा होगा हमारा। फील्ड में क्या डायरेक्शन बन रही होगी ये? तो अगर यहां से देखो तो इस पॉइंट पर फील्ड की दिशा क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। किस तरफ हो गई? ये जेड एक्सिस की तरफ हो गई। कितना हो गया? यहां से यहां तक की ये वायर की, ये पूरा वायर है, ये परपेंडिकुलर दूरी है। कितनी ये दूरी? ए है। तो बी कितना हो गया यहां पर? अगर आप देखो तो बी की वैल्यू हो गई, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण हमने निकाल लिए कि इतनी होती है। तो सीधे लिख देते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। और किस डायरेक्शन में है? के कैप में है। बोलो बेटा, समझ में आया? तो कैसे आप देख रहे हो ना, 3D को हम लोग क्या टेक्निक लगा रहे हैं कि जिधर वायर है उसका, उसके अलावा जो प्लेन है उसको ड्रॉ कर लो, ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से देख सको। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है, वायर अभी भी देखो किस में है? एक्स एक्सिस में ही। तो हम इसी तरह के एक्सिस डायग्राम को लेके चलें, हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? सेकेंड पॉइंट हमारा आ रहा है कि कोऑर्डिनेट कहां है? सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारा कोऑर्डिनेट है, डायग्राम यही रखते हैं क्योंकि वायर एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट का हटा देता हूं। सेकेंड पॉइंट का देखते हैं कहां पर है। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा ए, मतलब ये वाई और ये जेड। ए कॉमा ए, वाई और जेड में। तो यहां कहीं बैठेगा जाके ए कॉमा ए। ये सर्किल भी हटा देते हैं। तो अगर मैं कहूं, ठीक है, ए कॉमा ए कहां बैठ रहा है? ए कॉमा ए बैठेगा जाके मेरा नया ए कॉमा ए, यहां कहीं बैठेगा जाके ये पॉइंट। ठीक, तो अब इस पॉइंट पर अगर देखना है तो मैंने कहा कि भैया ये करंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सर्किल में बन रहा होगा। इस तरह का कुछ जो है मेरा सर्किल आ गया। तो इस पॉइंट पर किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड? करंट अगर मेरी ये है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया इस दिशा में। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने कहा कि मुझे अब दूरी ये वाली चाहिए। अब ये दूरी ये वाली चाहिए। अच्छा, ये लंबाई ए, ये लंबाई भी ए, क्योंकि कोऑर्डिनेट यहां के क्या है? ए कॉमा ए है। तो अब जरा ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये अगर देखोगे तो ये ए है, ये भी ए है। ये लंबाई होगी कितनी? √2a। हाइपोटेन्यूज निकाल दिया √2a। ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया? बी। बी की वैल्यू अगर मैं देखूं अब कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण ही देखना, आई बाय कितनी दूरी है? √2a। लेकिन अगर मान लो रिजल्ट मुझे वेक्टर फॉर्म में भी निकालने को कह दे कि वेक्टर में बताओ, तो अब मुझे इसके बस वेक्टर कंपोनेंट करने हैं। तो ये एक अलग सा मेरे पास एक सवाल हो गया
कि भैया यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ पर आपकी ये z एक्सिस है, ये आपका पॉइंट है, और इससे जो है आपका ये आपका जो है b वैल्यू आ रही है, और इसके अगर आप दो कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा। एंगल कितना बनेगा? तो यहाँ पर ये क्योंकि a और a था तो 45 डिग्री होगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये सारे एंगल 45 हो जाएंगे। इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना? b cos 45। इधर बेटा कंपोनेंट कितना हो जाएगा? b sin 45। तो अगर कोई वेक्टर रिजल्ट बोले कितना हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में b कितना हो जाएगा? तो वेक्टर फॉर्म में इस तरफ आ गया एक कंपोनेंट कितना? b cos 45, ठीक है, किस डायरेक्शन में? माइनस वाई कैप, तो हम लिख देते हैं इसको माइनस जे कैप। और इस वाले में देखें तो कितना हो गया? जेड डायरेक्शन में, दैट इज प्लस बी साइन 45, और ये हो गया हमारा के कैप डायरेक्शन में। तो सिंपली हम कह सकते हैं माइनस ऑफ बी बाय रूट टू जे कैप और प्लस बी बाय रूट टू के कैप, और बी की वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, सिंपल यही वैल्यू डाल दिया जाए तो मेरा जो है वो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि भैया क्या बन रहा है इस सेकंड वाले पॉइंट पर। और अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और थर्ड वाले पॉइंट पर अगर देखें तो थर्ड पॉइंट पर देख लेते हैं कि भाई क्या बैठेगा। तो मैंने कहा कि थर्ड पॉइंट में फिर से बना लेते हैं इसको। हमारा पॉइंट है कौन सा? थर्ड पॉइंट में अगर देखें तो हमारा पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0, माइनस ए कॉमा 0। तो हम एक काम करते हैं, जेड एक्सिस तो है ही नहीं तो जेड को अभी नहीं ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा भैया ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, और वायर जो पड़ा हुआ था करंट कैरिंग वाला वो ओरिजिन से एक्स की तरफ यूं जा रहा था इनफाइनाइट तक, इधर करंट जा रही है आई, और कोऑर्डिनेट कहाँ है? देखो माइनस ए कॉमा ए। देखो इसी एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो माइनस ए कॉमा ए का मतलब कहाँ हुआ? माइनस ए कॉमा ए का मतलब ये हुआ कि एक्स में है माइनस ए और वाई में है, एक्स में है माइनस ए और वाई में है ए। तो हमारा कहीं यहाँ कहीं पॉइंट जो है वो हमारा आ गया। तो ये हो गया माइनस ए मान लो, और ये वाई में ए हो गया, तो यहाँ कहीं पॉइंट है हमारा, और हमारा जो वायर है वो ये वायर यहाँ से शुरू है। तो अब हमको इस पॉइंट पर इस वायर के कारण फील्ड निकालना है। तो बेटा किधर आएगा? पहले तो ये देखें, अगर तो जो भी इसके कारण बनेगा तो इधर पॉइंट है, इधर साइड में है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं कर सकते हो, तो ये वाली दिशा में ही तो इधर किया, तो आएगा तो फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि इसके कारण जो फील्ड बनेगा वो इस तरह से घूम रहा होगा, तो अंदर से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, तो आएगा तो ये के कैप में, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन कितनी वैल्यू का आएगा? तो आप देखो हमें इस पॉइंट से, ये पॉइंट पी को पकड़ के रखो, पॉइंट पी से इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो तो ये हो गई मेरी, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस होगी, और ये कितनी हो गई? ये लंबाई है मेरी ए, ठीक। दूसरा मुझे यहां से ही एंगल चाहिए होते, तो इसका इस सिरे का एंगल है और एक दूसरे सिरे का एंगल है, तो दूसरा सिरा कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। इसका मतलब देखा जाए तो एक तरीके से θ1 जो बन रहा है पूरा, ये तो बन गया 90, और जो बेटा θ2 बन रहा है ये वो माइनस वाला केस हो गया, तो ये θ2 कितना हो गया? तो θ2 अगर आप देखो तो ये ए है, ये ए है, ये बन गया कितना? 45 डिग्री। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? बी बराबर जो इसके लिए फार्मूला लग जाएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन θ1 माइनस साइन θ2। ये वही वाला केस हो गया जिसमें वायर कम पड़ रहा था, तो यहां से लगा दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ए, साइन θ1 दैट इज साइन 90 माइनस साइन θ2 दैट इज साइन 45, ठीक है। और किस तरफ आएगा? अगर वेक्टर फॉर्म में भी कोई कह दे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव के कैप की तरफ आएगा। ये करंट है, इधर आ रहा है, तो डॉट बना देते हैं। तो बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ये हो गया 1 माइनस 1 बाय रूट 2 के कैप। तो इस तरह से जो है हम अगर कभी कोई 3D वाला पार्ट है, हमने एक्चुअली इसमें उसी तरह के क्वेश्चंस कवर किए, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में आप 3D वाला पार्ट जो है वो कम करते हैं या नहीं कवर करते हैं।
तो अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, ये हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोबारा देखिए इसको और फिर से इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इसलिए नीट में आने का चांस बनता है। हाँ, थोड़ा सोचने वाले होते हैं और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है ये आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू।